सक्सेस मंत्र एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सक्सेस में आपका स्वागत है। आज से मैं एमपी से रिलेटेड एक टॉपिक डेली लेकर आऊँगी और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। यदि आप मेरे एमसीक्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए एमपी जीके पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज से अपना फर्स्ट टॉपिक एमपी जीके का, और जो है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और जो गोंडवाना लैंड है हमारा, वो प्राचीन बृहद महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग था। इसके उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया। जो पेंजिया का उत्तरी भाग था उसको लॉरेशिया कहा गया। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुयस, जो एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड सुयस ने, उन्होंने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर इसका नाम रखा। इसके अंतर्गत भारत तथा समीपवर्ती देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर आते हैं। और जो हमारा गोंडवाना लैंड है और जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश यह भारत के उत्तर मध्य हिस्से में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश उत्तर मध्य हिस्से में, भारत के कहाँ बसा है? उत्तर मध्य हिस्से में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है? गंगा यमुना के मैदानी इलाके। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाते हैं? गंगा यमुना के मैदानी इलाके बनाते हैं इसकी उत्तरी सीमा। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो कौन बनाता है? वो बनाता है ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के पठार। और इसके पश्चिम में अरावली और पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके हैं। तो याद रखने वाली बात है, ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है वो कौन बनाता है? तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा गंगा यमुना के मैदानी इलाके, और इसकी दक्षिणी सीमा ताप्ती और घाटी और महाराष्ट्र के पठार, और पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत, और पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के मैदान बनाते हैं। कर्क रेखा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से निकलती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समांतर निकल जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किस नदी के समांतर निकलती है? तो कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर निकलती है। कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो हैं उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड भी ट्रिक्स बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। जैसे मैं कर्क रेखा से रिलेटेड जो 14 ज़िले हैं उनके बारे में मैं आपको ट्रिक्स से भी बता सकती हूँ। यदि आप चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वह ताप्ती नदी तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो किसके द्वारा? ताप्ती नदी के द्वारा, और उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है। फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। ये 3 बृहद प्रदेश कौन कौन से हैं? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठारी भाग। तो फ्रेंड्स क्या है कि यदि मैं इन तीनों जो इसके पार्ट हैं, इसके अंडर में भी कुछ पार्ट हैं, अगर मैं इसका पूरा डिटेल में यहाँ बताऊंगी इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम इनके जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके अंतर्गत भी इसके 5 पार्ट्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ मध्य उच्च प्रदेश की
और मध्य उच्च प्रदेश की और मध्य उच्च प्रदेश से रिलेटेड इसके पार्ट्स की 5 पार्ट्स हैं, इनकी बात करेंगे। बाकी हम सेकंड वीडियो में सतपुड़ा में काल श्रेणी और इसके पार्ट की और पूर्वी पठार और या बघेलखंड के पठारी भाग की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इससे रिलेटेड एक भी फैक्ट आपका मिस हो, इसलिए मैं इस वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए मैं इसमें सिर्फ ये मध्य उच्च प्रदेश और मध्य उच्च प्रदेश से रिलेटेड इसके 5 पार्ट्स की चर्चा करूँगी। तो बढ़ते हैं हम अपने मध्य उच्च प्रदेश में नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार तथा मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च प्रदेश की जो प्राकृतिक रूपरेखा है वह क्या है? नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच यह त्रिभुजा आकार लिए हुए मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब बात करें हम इसकी उत्तरी सीमा की, तो इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। मध्य उच्च प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो कौन बनाता है? यमुना नदी बनाती है। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर की श्रेणियां इसी प्रदेश का भाग हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्याचल, भांडेर और कैमूर की श्रेणियां किस प्रदेश का भाग हैं? तो विंध्याचल, भांडेर और कैमूर की श्रेणियां मध्य उच्च प्रदेश का भाग हैं, जो नर्मदा सोन नदी घाटी के उत्तर में स्थित हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि विंध्याचल, भांडेर और कैमूर की श्रेणियां नर्मदा और सोन घाटी के किस ओर स्थित हैं? तो यह इसके नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है भांडेर और कैमूर की श्रेणियां। इस प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, कैन, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा आदि नदियां शामिल हैं। तो जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं? चंबल, बेतवा, कैन, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा नदियां आती हैं। यह प्रदेश जो मध्य उच्च प्रदेश है वह किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो वह गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ की जो सभी नदियां हैं वो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए मध्य उच्च प्रदेश किसका हिस्सा हुआ? यह गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। अब इसके अंतर्गत आने वाले 5 भाग हैं, जिसमें से हम पहले भाग की बात करेंगे जो है मध्य भारत का पठार। इसका एक अन्य नाम भी है, इसे चंबल उपाद्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मध्य भारत के पठार को चंबल उपाद्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है। मध्य भारत का पठार 24 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह पठार मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ स्थित है? तो जो मध्य भारत का पठार है हमारा वह उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है मध्य भारत का पठार। चंबल घाटी कहाँ स्थित है? तो चंबल घाटी भी हमारे जो मध्य भारत के पठार में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें मध्य भारत के पठार की, तो इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो यह प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.67% है। बात करें हम यहाँ वर्षा की, तो यहाँ जो वर्षा है वो होती है 75 सेंटीमीटर से कम। कितनी होती है वर्षा? यहाँ 75 सेंटीमीटर से कम होती है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है वो होती है हमारी भिंड जिले में। कहाँ होती है? भिंड जिले में सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर होती है। तो जब वर्षा कम होगी तो ये जो हमारा क्षेत्र है वह अर्ध शुष्क जलवायु तथा विरल वनस्पति का क्षेत्र कहलाता है। तो जो मध्य भारत का पठार है वह अर्ध शुष्क जलवायु तथा विरल वनस्पति का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं भिंड,
भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर जिले शामिल हैं, मतलब उत्तरी पश्चिमी जिले शामिल हैं इसके अंतर्गत। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। कृषि की बात करें हम, यहाँ तो गेहूँ, ज्वार, तिल, सरसों आदि प्रमुख फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। नदियों की बात करें यहाँ तो यहाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, कुनू आदि मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियां हैं। अब बात करें हम जनजातियों की, क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश MPPSC वाले जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जो मध्य भारत के पठार में है वहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति। अब बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश के सेकंड पार्ट की, जो है हमारा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बात करें कि यह कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें बुंदेलखंड के पठार की, तो बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है वह 23,495 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 7.6% है। वर्षा यहाँ भी काफ़ी कम मात्रा में होती है। यहाँ वर्षा का जो स्तर है वह 75 से 100 सेंटीमीटर तक। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश की मैप, 3D मैप, जिसमें आप देखिए ये जो पिंक कलर से है ये है हमारा मध्य भारत का पठार, जो हम इस समय पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। ये देखिए आप, ये कुछ भाग और ये कुछ भाग, ये बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो 5 पार्ट आते हैं उनमें से आप देखिए एक ही ये मध्य भारत का पठार, ये जो है यह बुंदेलखंड का पठार है, ये येलो कलर में रीवा पन्ना का पठार है। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम मालवा का पठार, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा एरिया है मालवा का पठार। और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये नर्मदा सोन घाटी। तो इसके अंतर्गत जो हम 5 पार्ट पढ़ने वाले हैं तो वो आप मैप में अच्छे से देख लीजिए। ये मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, ये रीवा पन्ना का पठार, ये मालवा का पठार और ये नर्मदा सोन घाटी। तो ये 5 पार्ट्स मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 पार्ट्स आपने देख ही लिए होंगे मैप में। अगर आप चाहें तो इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने बुंदेलखंड के आगे के टॉपिक की ओर। अब विस्तार कहाँ कहाँ है बुंदेलखंड का, तो विस्तार की यदि हम बात करें तो जो बुंदेलखंड है हमारा, उसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो हैं छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, पिछौर, करेरा, ग्वालियर, डबरा, भिंड, उत्तर प्रदेश की जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा और हमीरपुर जिले शामिल हैं। जी हाँ, बुंदेलखंड में कुछ यूपी के डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं। अब बात करें हम कि जो बुंदेलखंड का पठार है उसका निर्माण कब हुआ, तो बुंदेलखंड का जो पठार है उसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। किसमें? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अब चट्टानें बात करें तो बुंदेलखंड के पठार में चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट आदि प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ पाई जाती हैं नदियाँ बेतवा, सिंध, कैन, धसान, पहुज आदि नदियाँ यहाँ से बुंदेलखंड से प्रवाहित होती हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी का मिश्रण देखने को मिलता है। कृषि की बात करें हम तो यहाँ पर ज्वार, मुख्य रूप से ज्वार, गेहूँ, तिल लिख गया है, सॉरी तिल है वो,
तिल, अलसी आदि प्रमुख यहाँ की फसलें हैं। बात करें हम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की, तो जो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है वह है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा 1172 मीटर सबसे ऊंची चोटी है बुंदेलखंड की। अब बात करें कि यहाँ का जो वन है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो जब यह अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है तो यहाँ वनोपज भी उसी प्रकार की होगी। तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ बुंदेलखंड के पठार में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसमें जो हमारा तेंदुपत्ता है वो प्रमुख है। जैसा कि आप जानते होंगे एमपी में बीड़ी का बिजनेस है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें छतरपुर विशेष रूप से इसमें आगे है। अब जो मध्य उत्तर प्रदेश का थर्ड पार्ट है, हम मध्य भारत का पठार पढ़ चुके हैं, बुंदेलखंड का पठार पढ़ चुके हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो है रीवा पन्ना का पठार, जिसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं। हम उसकी डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। तो रीवा पन्ना का पठार किस नाम से जाना जाता है? इसे विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हम इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो 23 डिग्री 10 मिनट 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है इसका विस्तार। यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला है। रीवा पन्ना का पठार कहाँ फैला है? यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। यदि हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो रीवा पन्ना का जो पठार है वो 31,954 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.36% है। अब बात करें हम इस क्षेत्र की वर्षा की, तो यहाँ औसत वर्षा ठीक मात्रा में होती है, लगभग 0.25 सेंटीमीटर। चट्टानों की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार की जो चट्टानें हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी क्रम की चट्टानें हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। अब बात करें हम यहाँ कृषि की, तो यहाँ की जो कृषि है उसमें गेहूँ, चावल, ज्वार, तिलहन आदि यहाँ की प्रमुख कृषि है। अब बात करें हम विस्तार की, रीवा पन्ना का पठार कहाँ कहाँ विस्तारे थे? तो ये इसके अंतर्गत जो आने वाले जिले हैं वो हैं रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर, रैली, बंडा तहसील जिले आते हैं। अब बात करें हम नदियों की, तो यहाँ जो इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है टॉन्स, कैन, सोनार, ब्यारमा, बीहड़ आदि नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ बलुई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। कृषि का मैं बता ही चुकी हूँ। यहाँ की प्रमुख कृषि है गेहूँ, चावल, ज्वार, तिलहन आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस प्रदेश में विस्तृत कैमूर एवं भांडेर श्रेणी को नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच का जल विभाजक माना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच का जल विभाजक किसे माना जाता है? तो नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच का जो जल विभाजक है वह भांडेर और कैमूर श्रेणी को माना जाता है। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है इसका मालवा का पठार। किसका? मध्य उत्तर प्रदेश का जो फोर्थ पार्ट है वो है मालवा का पठार। मालवा के पठार की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बात करें यदि हम इसकी एरिया की, तो इसका जो एरिया है वह 85,322 वर्ग किलोमीटर
और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मालवा का पठार है वह मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, 27.68%। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो वो मालवा के पठार का एरिया सबसे ज़्यादा है। बात करें वर्षा की, तो रीवा पन्ना के पठार के समान यहाँ भी औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, एरिया वाइज यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। अब यहाँ बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिगार है। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। यह पठार ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से निर्मित हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालवा का पठार किससे निर्मित हुआ है, तो यह ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से निर्मित हुआ है। और इसमें जो चट्टानें हैं वो दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। बात करें हम यदि कि मालवा का पठार कहाँ तक विस्तृत है, तो वो इन जिलों में विस्तृत है, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, आगर, राजगढ़ आदि जिले इसमें शामिल हैं। मिट्टी की बात करें तो मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। बात करें यदि हम कृषि की, तो यहाँ की जो प्रमुख कृषि है, यहाँ मुख्य रूप से पाया जाते हैं कपास, सोयाबीन, गेहूं, कपास, मूंगफली, चना एवं गन्ना मालवा के पठार की प्रमुख फसलें हैं। इस क्षेत्र में क्रिटेशियस युग बेसाल्ट लावा से निर्मित काली मृदा का विस्तार है। इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, जो बेसाल्ट लावा से निर्मित हुई है। किस युग में? क्रिटेशियस युग की है, जिसमें कपास की फसल नित्यता लगाई जाती है। मेन मुख्य फसल जो सबसे अच्छी कपास की होती है, जो काली मिट्टी में लगाई जाती है। बात करें हम रिवर्स की, तो मालवा के पठार की जो प्रमुख रिवर्स हैं वो हैं काली सिंध, पार्वती, बेतवा, माही, छिप्रा, नेवज, सोनार, बारना आदि यहाँ की मालवा के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं मध्य उत्तर प्रदेश के लास्ट और 5th पार्ट की, वो है नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी की भौगोलिक स्थिति देखते हैं हम, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बात करें हम नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 83,657 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 27.14% है। यदि मालवा के पठार के बाद आपसे सेकंड पूछा जाए कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश में कौन सा सेकंड भाग बड़ा है, तो वो है नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। अब बात करें हम नर्मदा सोन घाटी के विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है वो जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, झाबुआ, धार, बड़वानी, कटनी के कुछ भाग शामिल हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। चट्टाने की बात करें तो यहाँ दक्कन ट्रैप से निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। यह एक भ्रंश एवं सक्रिय घाटी है। जो नर्मदा सोन घाटी है वो कैसी है? भ्रंश एवं सक्रिय घाटी है, जो पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली है। आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा सोन घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। तो कौन सा भाग है मध्य प्रदेश का सबसे नीचा? तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ भी मालवा के पठार के समान गहरी काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। बात करें यहाँ कृषि की, तो यहाँ गेहूं, अन्य फसलों में चावल, कपास, मूंगफली और सोयाबीन आदि फसलें प्रमुख हैं।
नदियों की बात करें तो यहाँ नर्मदा, सोन और तवा प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की। नर्मदा बेसिन का 89.8% मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है, लेकिन बात करें नर्मदा नदी की कुल लंबाई की तो वह नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। बात करें नर्मदा नदी की सहायक नदियों की तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं बारना, सेर, हिरण, चंद्रकेशर, हथनी, शक्कर, तवा आदि प्रमुख नदियां हैं। आपको पता ही होगी नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। सोन नदी जो है वह अमरकंटक से क्षेत्र से निकलकर बघेलखंड पठार पर बहती हुई बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी क्या करती है, अमरकंटक क्षेत्र से निकलकर बघेलखंड पठार पर बहती हुई बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां, सोन की सहायक नदियां जोहिला और गौपद हैं। सोन नदी क्योंकि आती है नर्मदा सोन के अंतर्गत। अब इसके आगे का जो पार्ट है अब हमारा बचा है बृहद प्रदेशों में से सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।